हेलो दोस्तों, मेरी दोनों बेटियां और एक बेटा बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई तो बहुत ही काली और बदसूरत है। इससे पहले मेरी दोनों बेटियां थी। वो बहुत ही सुंदर थी, गोरी चमकती रंग थी। तीनों ही बच्चों को देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उन्हें गोद में उठाने के लिए मन मचल उठाता था। लेकिन मेरी सबसे छोटी बेटी को देखकर तो मेरा दिल ही जल गया था। मेरा तो दिल उसे गोद में उठाने या उसे बुलाने को भी नहीं चाहता था। उसकी परवरिश भी मैंने एक नौकरानी से करवाई थी। एक बार जब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी तब सीढ़ियों से गिर पड़ी। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। मेरे सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। वह अकेली ही काफी देर तक रोती रही। जब रो रो कर थक गई तो खुद ही उठकर खड़ी हुई और आंसू पोंछती हुई अंदर कमरे में चली गई। मैं ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देख रही थी। मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि यह भी तो मेरी बच्ची है। इसे भी तो मैंने ही जन्म दिया है। मैं कुछ तो इसका ख्याल करूं, बल्कि मैं तो एक माँ होते हुए भी ऐसे अनजान बनी रही थी। उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी। समय गुजरता गया। मेरे सारे बच्चे जवान हो गए। मेरे दोनों बेटियां इतनी खूबसूरत है कि कम उम्र में ही उनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे और फिर एक एक करके दोनों की शादी हो गई, शिवाय मेरी बदसूरत बेटी के और मेरे बेटे के। मेरी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में राज कर रही थी। लेकिन अब मुझे अपनी छोटी बेटी ज्योति की फिक्र थी, जो मुझे दिन रात अंदर ही चिंता दीमक की तरह खा रही थी। कई बार मैंने उसके पापा से बात की कि आप कोशिश करें, अपने जानने वालों में, अपने यार दोस्तों में कहीं इसका रिश्ता हो जाए। तो वो मेरी तरफ से अंदर की नजरों से देखते हैं और कहते हैं, बस तुम प्रार्थना करो। मैं उनसे ज्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि मैं जानती थी कि आजकल लोगों की पसंद बहुत हाई फाई हो गई है। उन्हें बस गोरी चिट्टी लड़की ही चाहिए होती है। एक दिन मेरे मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और कहने लगी कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। अगर तुम लोग करना चाहो तो मैं उन्हें तुम्हारे घर भेजूंगा। लेकिन लड़का जो है वह अपाहिज है, लेकिन उसका बाप अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। लड़के को पैसा कमाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ। मैं भला क्यों इनकार करती। मैंने उस रिश्ते करवाने वाली से कहा, ठीक है। अगले ही दिन वो लोग हमारे घर आ गए। लड़का भी था तो बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का था। बस एक कमी थी कि एक टांग से अपाहिज था। हमें तो लड़का बहुत ही पसंद आया, लेकिन दिल में वही डर था कि कहीं ये भी और रिश्तों की तरह इनकार करके ना चले जाएं। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही मेरी बेटी उन लोगों के सामने आई तो एकदम उठ खड़े हुए लड़का अपनी वैसाखियों के सहारे उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मेरे लिए आप लोगों के पास यही बदसूरत लड़की रह गई थी? हम सब बड़े ही परेशान हुए। एक लंगड़ा इंसान ने भी यह रिश्ता इनकार किया है तो बाकी क्या करेंगे? इन्हीं सोचों से मेरा बीपी बढ़ना शुरू हो गया और मैं बीपी की मरीज बनकर रह गई। मेरे पति तो कहते हैं कि अगर शादी नहीं होगी तो क्या समझता है, कुछ लड़कियां तो खुद ही शादी नहीं करती तो क्या उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं अपने पति को बस देखती रह जाती। वह अखबार पढ़ने में इतना बिजी हो जाते थे कि मैं उनसे दोबारा बात ही नहीं करती थी। मेरी बदसूरत बेटी ज्योति, जिससे मैं बहुत ही नफरत करती थी, वह मेरे पास आई और कहने लगी कि मम्मी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तुम दोनों बेटियों ने बस 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, लेकिन इसने तो B0 भी कर लिया था। लेकिन अब फिर से अपने बाप के सामने खड़ी थी कि मुझे आगे पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन मैंने पूरी तरह से मना कर दिया था तो वह मायूसी में सर झुकाए अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ आजकल मेरे बेटे राजीव पर अमेरिका जाने का भूत चढ़ा हुआ था। वो किसी भी तरह बस अमेरिका जाना चाहता था। एक दिन अपने पापा से कहने लगा कि मुझे अमेरिका हर हाल में जाना है, यहाँ कुछ भी नहीं है। राजीव अपनी दादी का बेहद लाडला था, इसलिए दादी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे 1 ही मिनट में अनुमति दे दी थी। तब मैंने खूब शोर मचाया था, लेकिन मेरे शोर मचाने से क्या होता है। उसने जल्दी से सारी तैयारियां की और फिर मेरा प्यारा बेटा राजीव 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका चला गया। मैं उसकी जुदाई में बहुत ही बीमार रहने लगी थी।
एक दिन मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। तब ज्योति ने मेरी बहुत ही सेवा की थी, लेकिन मैंने उसे मोह नहीं लगाया था। कुछ दिनों में मेरी तबीयत कुछ नहीं हुई तो रिश्ते करने वाली एक बार फिर मेरे पीछे पड़ गई, क्योंकि जब से राजीव अमेरिका गया था, हमारे घर में दौलत की बारिश हो गई थी। रिश्ते वाली के सामने मैंने हाथ जोड़ दिया और कहा कि ज्योति की शादी कहीं भी करवा दो, मैं तुम्हें मुंहमांगी पैसे दूंगी। इसका मैं क्या करूं, मुझे फिर से दिलासा देते हुए चली गई। कुछ ही देर बाद मेरी सास भी अपने कमरे से बाहर निकल आए और मुझे तसल्ली देने लगी। मैंने उनसे कहा कि आप ही कोई तरकीब बताएं जिससे कि मैं ज्योति से जान छुड़ा लूं। मेरी सास ने एकदम मुझसे कहा कि इतनी नफरत ठीक नहीं होती। मैंने अपनी सास की आंखों में बहुत ही उदासी देखी तो मैं उनसे पूछने लगी कि क्या बात है, आप एकदम से इतनी ज्यादा उदास क्यों हो जाती है। लेकिन मेरी बात का जवाब दिए बिना ही आगे की तरफ बढ़ गई। बस इतना कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। मेरा दिल बड़े ही जोरों से धड़क उठा था। भला ऐसा भी क्या बुरा होने वाला है। मेरे कई बार पूछने पर भी वह कुछ भी नहीं बताती, पर खामोशी का चोला पहने कई दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। मैं अक्सर एक बात नोट करती कि मेरी सास जब भी कमरे में जाती तो वह एक संदूक खोलकर बैठ जाती थी और फिर दरवाजे की कुंडी लगा लेती। फिर आसपास देखती है और उस संदूक को धीरे धीरे खोलते हुए उसमें से एक बड़ा सा पैकेट निकालती है। आखिर उसको चूमना शुरू कर देती। मैंने कई बार देखने की कोशिश भी की और अपने पति से भी पूछा तो वो मुझे टाल देते, कोई और ही बात लेकर बैठ जाते हैं। मेरी दो बड़ी नंदे भी थी, क्योंकि दूसरे शहरों में रहती थी। वो काफी दिनों में चक्कर लगाया करती थी। इस बार जब मेरी सांस की हालत खराब थी तो मैंने अपने पति को कहकर अपनी नंदू को अपने यहाँ बुलवा ली। एक रात दोनों नंद मेरे घर आई। मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हुई। अचानक हार्ट अटैक आया और फिर वो हमें रोता छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये सब कुछ इस कदर अचानक हुआ कि मैं तो काफी दिनों तक इस सदमे से बाहर ही नहीं निकली थी। मरने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैंने भी उसे आज तक सुख देने की कोई कोशिश नहीं की। मुझे उनकी एक बात की कुछ समझ नहीं आई थी। आखिर वह कैसे सुख देने की बात कर रहे थे। मेरी दोनों नंदे हर वक्त अम्मा के पास ही बैठी रहती। जब मेरी साद की तबीयत खराब हुई तो मेरी दोनों नंदू ने अपनी अम्मा को एक ही बात कहती थी, आपने एक बार फिर से अपील को गले लगा लिया है, इसलिए तो आपकी तबीयत इतनी खराब हो रही है। मेरी सास ने अपने बेटे की मौत का कुछ ज्यादा ही आकर ले लिया था, लेकिन उनका बंदूक उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी थी। मैं कभी कभी सोचती और परेशान हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या राज है, तो मुझे नहीं पता है। मेरे पति किसको सुख देने की बात कर रहे थे और मेरी सास का अतीत क्या है। अतीत में ऐसा क्या हुआ था, मैं बहुत सोचती रहती है इस बात को लेकर, लेकिन मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता था। मेरे पति को मरे काफी समय हो गया था, लेकिन मेरी नंद अभी मेरे घर पर ही थी और मैं भी सोच रही थी कि अभी मेरी नंद की मौजूदगी में ज्योति के पद से आजाद हो जाऊं। जिस रिश्ते वाली से मैंने यह बात की हुई थी, उसने आज शाम को आने के लिए कहा था। जैसे ही घर में आई तो कहने लगी, दीदी ऐसा रिश्ता लाई हूं कि आप भी दंग रह जाएंगे। मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सब कुछ मेरी बड़ी नंद यही थी। वो कहने लगी कि वो लोग कल आएंगे और आपको फिर बताएंगे, और फिर मैंने कुछ अच्छे खाने बना लिए। लड़का बहुत ही हैंडसम और दौलतमंद था। मैंने रिश्ते कराने वाली से कहा कि तुम किसका रिश्ता ले आई हो, तो वह कहने लगी कि दीदी ना जाने लोग क्यों इतनी जिद पर अड़े हुए थे कि हमें आज ही इसी जगह पर लेकर चलो। लड़के की मां नहीं आई क्योंकि वह बीमार रहती हैं। एक लड़का आया और उसके साथ उसकी एक बुआ आई थी। जैसे ही मेरी बदसूरत बेटी ज्योति उनके सामने गई तो लड़के ने उठकर उसका स्वागत किया और उसे एक ही नजर में पसंद कर लिया। मैं तो एकदम हैरान रह गई थी। हम लोग भी उनके घर गए। मेरी बेटी की होने वाली सास सामने आई कुछ ही देर के लिए, और वह भी पूरी तरह खुद को छुपाकर कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद को छुपा कर रखा हुआ है कि कहीं मेरी बीमारी किसी और को ना लग जाए। हम लोग बहुत ही हैरान हो रहे थे कि इस कदर अमीर घर में मेरी बेटी जा रही है।
लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी, इसलिए 1 महीने के अंदर ही मैंने उसकी शादी कर दी। मेरी काली कलूटी और बदसूरत बेटी के लिए ऐसा रिश्ता भगवान की बहुत बड़ी कृपा से कम नहीं था। हमने उसकी शादी की और फिर कभी भी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। अब तो मुझे बस अपने बेटे की शादी करनी थी, जैसा कि हर माँ की इच्छा होती है कि वो जल्दी से जल्द अपने बेटे की शादी करें और पोते को अपनी गोद में खिलाए। लेकिन मेरा बेटा तो घर आता ही नहीं था। मैंने जब राजीव को जज्बाती ब्लैकमेल करना शुरू किया तो वह कहने लगा कि अगर किसी ने मुझे ज्यादा तंग किया तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए सबकी जिंदगियों से चला जाएगा। आखिरकार मुझे हार गई। अब मेरे घर में गहरा सन्नाटा था। मेरे सास अपने कमरे में रहती थी और मैं पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। मेरी बड़ी बेटी अपने पति और बच्चों के साथ अमेरिका जा रही थी। अभी उसकी फ्लाइट में कुछ समय था कि वो मुझसे कहने लगी कि मैंने सामने सड़क पर एक आदमी को चलते हुए देखा है। वह हूबहू राजी जैसा था। पहले तो मुझे लगा कोई और होगा, लेकिन जब मेरे बच्चे मामा मामा कहकर पुकारने लगे तो फिर मैंने भी ध्यान दिया। बस में राजीव ही था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था क्योंकि राजीव तो अमेरिका में है। जैसे ही मैंने ये सब सुना तो मैं उलझन का शिकार हो गई और फौरन अपने सास को बताया। वह कहने लगे कि उसका वहम होगा। मेरी बेटी कहने लगी कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने खुद राजीव को एक लड़की के साथ देखा था और सबसे बड़ी बात, उस लड़की ने छोटे से बच्चे को भी उठाया हुआ था। ये सब सुनकर मेरा दामाद हंसने लगा और कहने लगा, अमेरिका जाने की खुशी में तुम्हें हर तरफ अपना भाई नजर आ रहा है। उसी बात पर हंसते हुए आगे की तरफ निकल गए। मेरी बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ अमेरिका में पहुंच गए। एक होटल में कमरा बुक कराया था। मेरे दामाद ने राजीव को फोन किया तो उसने बताया कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, कुछ ही देर में वापस आकर आपसे मिलता हूँ। अब मेरी बेटी को भी कुछ सुकून हो चुका था कि उसका भाई यही अमेरिका में है, लेकिन शाम को बेटी का फिर फोन आया। वह कहने लगी कि जब राजीव हमें मिला तो मैंने उसे बड़े गौर से देखा। तब मैं एकदम से उछल पड़ी। उसने वही सूट पहन रखा था जो कि इंडिया में पहना हुआ था। मैंने उसे समझाया कि तुम एंजॉय करने गई हो, वो करो, ज्यादा इधर उधर अपना दिमाग मत लगाओ। मेरा बेटा अगर अमेरिका में है तो वह तुम्हें इंडिया में कैसे दिख गया? तो बेचारी मेरी यह बातें सुनकर हैरान तो बहुत है, लेकिन जब मैंने कॉल किया तो महसूस हुआ कि सच में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैंने अपने दिमाग से सारी बातें निकाल लिया और कहा कि मेरा बेटा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, और फिर यह कैसे मुमकिन है कि अभी भाई इंडिया में था तो फिर इतनी जल्दी से अमेरिका कैसे पहुंच गया? फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरी बेटी का फिर कॉल आया। कहने लगी कि मम्मी, मैंने आज ही राजीव को एक लड़की के साथ देखा था। वो दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन मम्मी, उनके साथ जो लड़की थी वो बहुत ही बदसूरत थी और भाई उसके साथ इस कदर खुश थे कि जैसे उनकी पत्नी हो। मैं बोली, क्या कह रही हो? जानती हो क्या अमेरिका का कितना खुला माहौल है? वहां पर लड़के लड़की का मेल मिलाप कोई बुरी बात नहीं समझी जाती। अब तुम भी ऐसी सालों को अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे भी सुकून से रहने दो। इस बात का सच में उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। काफी दिनों तक मुझे फिर कोई ऐसी कॉल उसने नहीं की थी। इधर मैं भी भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन एक बात हमेशा ही मुझे तंग करती थी कि राजीव शादी के नाम से इतना चिढ़ता क्यों है कि कहीं कोई उसने सच में लड़की पसंद तो नहीं कर ली है। एक दिन यही सब बातें करने के लिए मैं अपनी सास के कमरे में गई। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल होने लगी, मेरे कदम वहीं पर थम गए थे। मेरे सास किसी से फोन पर बातें कर रही थी। तुम वापस आ जाओ, बस एक बार मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। 5 साल बीत गए हैं, तुम्हारी सूरत को देखे हुए सिर्फ एक बार मुझसे आकर मिल जाओ, बस एक बार। और मेरी सास की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वह बार बार रुमाल से अपनी आंखें साफ कर रही थी। ये सब देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वह किसे बुला रही थी? मुझसे अब और ज्यादा सहन नहीं हुआ और मैं जल्दी से कमरे के अंदर गई।
जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो फोन को एक तरफ रख दिया और कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो अम्मा जी, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने अचानक ही पूछा तो कहने लगी कि बस राजीव की याद आ रही है। कब से गया हुआ है और पलट कर भी नहीं देखा। उसे परवाह ही नहीं है। उसकी दादी किस कदर उदास रहती है उसके बिना। अम्मा जी, मैं भी तो यही बात करने आई थी। आप ही राजीव को वापस बुलाएं और उसे समझाएं। अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास कहने लगी, मैं उसे मनाऊंगी। उसी शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक पागल सा लड़का खड़ा हुआ था और मुझे देखकर बोला, तुम तो मजे की जिंदगी बसर कर रही हो और बहुत खुश हूँ। अपनी बदसूरत बेटी को एक ऊंचे घराने और बेहद खूबसूरत लड़के के साथ शादी करती है तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? जाकर अपनी बेटी की खबर लो कि वह किन हालातों से गुजर रही है। अगर तूने अभी उसकी खबर ना ली तो भगवान तेरे ऊपर कहर बरसाएगा तो सारी जिंदगी माफी मांगती रहेगी, मगर तुझे माफी नहीं मिलेगी। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई कि पागल लड़का मेरी बेटी के ससुराल वालों को कैसे जानता है। मैंने उसे जवाब देने के लिए अभी कुछ पूछा ही था कि वह एकदम से चला गया। मैं परेशान हो गई थी। पता नहीं ज्योति किस हाल में होगी। मैं भी तो उसकी शादी करने में बड़ी जल्दी की थी तो फौरन अपनी सास के कमरे में जाने लगी, लेकिन दरवाजा में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं दूसरी तरफ से गई। खिड़की में से अंदर झांका तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास का संदूक निकले बैठी हुई थी और उनमें से कुछ कपड़े निकालकर बार बार देख रही थी और फिर उन्हें आंखों से लगाती। उन कपड़ों के साथ एक तस्वीर भी थी, जिसे बार बार चूम रही थी और उत्तर फिर से बार बार माफी मांग रही थी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। यह मेरी सास किसको याद करके इतना ज्यादा रो रही थी? मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई और पूरी रात जागते हुए आंखों में गुजार की एक तरफ मिलता और दूसरी तरफ सारी जिंदगी बेटी पर किए जाने वाले जुल्मों सितम की वजह से भगवान का डर मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। मुझे अच्छे से पूरी रात नींद नहीं आई थी। आज ये सारी बातें बड़ी बेचैनी समझ बता रही थी। मैंने सुबह होते ही सोच लिया था कि आज ज्योति के पास जरूर जाऊंगी। मैं अम्मा को कहा कि आप भी साथ चले। अचानक मेरी दोनों बड़ी बेटियां घर में दाखिल हुई। मेरी अमेरिका वाली बेटी भी वापस आ चुकी थी। मैं भी हैरान हुई कि क्योंकि घर में तो कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं था। दोनों मेरे पास आई बड़ी बेटी की अमेरिका गई हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही थी। फिर कुछ देर बाद कहने लगी कि मम्मी राजीव ने अमेरिका में शादी करनी है। उसे हम सब से यह बात छुपाई है। मैं हैरानी से उसका चेहरा देख रही थी। बहुत देर बाद बोली कि बेटा तुम अपने भाई पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? अभी कल ही रात को तो मेरी उससे बात हुई है और वह कह रहा है कि जल्दी ही इंडिया हमेशा के लिए वापस आ रहा है। मेरी बेटी मेरे मुंह की तरफ देखती जा रही थी, फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कहने लगी मम्मी आप माने या ना माने, लेकिन मैं कह रही हूँ कि उसने शादी कर रखी है। मैंने अपनी बेटी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा कि आज तो मुझे ज्योति के घर जाना है। बहुत जरूरी काम है। तुमसे वापस आकर बात करती हूँ। मैं और मेरे सास गाड़ी में बैठे। अम्मा हमेशा की तरह आज बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, बल्कि लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम लोग ज्योति के घर के सामने पहुंच चुके थे। अम्मा जी पहली बार पोती की ससुराल में आई हुई थी। ऐसी शानो शौकत वाला बंगला हमारे पूरे खानदान में किसी का भी नहीं था। हम दोनों को नौकर ने बताया कि घर में इस समय सिर्फ छोटी मालकिन है, बाकी लोग कुछ देर के बाद आएंगे। मैंने कहा कि हम इंतजार कर लेते हैं। जैसे ही हम लोग घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा अंदर की चमक दमक में खो गई थी। हमारी बदसूरत की बेटी के ऐसे नसीब भी हो सकते हैं, हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोग एक रूम में बैठे हुए थे कि अचानक अम्मा की नज़र दाएं तरफ वाली दीवार पर लगी एक औरत की फोटो पर जाकर रुक गई थी। उसे देखते ही अम्मा के चेहरे के रंग बदलने लगे थे। वह कहने लगी कि जल्दी से घर चलो, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है।
तभी अंदर कमरे से एक औरत बाहर निकली, लेकिन वह पूरी तरह चादर में ढकी हुई थी। उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा, जैसे तैसे खुद को संभाले बैठी हुई थी। उस औरत ने अपनी बहू को आवाज दी तो मेरी बेटी किसी रानी की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका रहन सहन देखकर दंग रह तो कहीं से भी नहीं लग रही थी। मेरी यही बदसूरत बेटी है जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। आज तो उसके चेहरे पर अनोखी ही चमक थी। बहुत सुंदर लग रही थी। मेरी सास जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन चादर में छुपी हुई औरत बोली कि अम्मा की इतनी जल्दी भी क्या है, आप बैठे, कुछ देर में सारे लोग आ जाएंगे। सबसे मिलकर ही जाना। फिर वो औरत कहने लगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें हीरे जैसी बहू दी है, ये बहुत ही अच्छी है। इसने तो हमारे घर में आकर हमारे घर को 4 चांद लगा दिए हैं। उस औरत की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। क्या मैं सच में ज्योति को इतने कभी उसे प्यार से गले लगाया ही नहीं। हम लोग बैठे बातें कर रहे थे कि दरवाजे से एक लड़की दाखिल हुई। लड़की की गोद में बच्चा भी था। बहुत काला और बदसूरत, लेकिन उसको देखते ही नकाबपोश औरत ने उसे गोद में लेते हुए उसे प्यार करने लगी थी। मैंने तो मुंह दूसरी तरफ कर लिया था कि भला ऐसे बच्चे को कौन प्यार करता है। औरत मेरी तरफ देखो एकदम उठी और बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया। मैं ऐसे उछाली जैसे कोई सांप मेरी गोद में गिर गया हूँ। वह बोली, अरे क्या हुआ, अपने खून से कौन दूर भाग। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई कि मेरी बेटी 3 महीने में ही कैसे माँ बन सकती है। लेकिन मेरी बेटी की सास कहने लगी कि नानी बनने के लिए तो आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप दादी बन चुके हैं। उस औरत की बात सुनकर मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, यह आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, यह आप ही का खून है, मतलब कि आपका पोता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो राजीव मेरे पीछे खड़ा था और जिसे देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं आगे बढ़ी और उससे पूछा कि तुम्हें यही मुंह काला करना था। जैसे ही मैं आगे बढ़े, उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ी चादर हटा दी थी। मेरी सांस उसे देखकर एकदम से दंग रह गई। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब कुछ क्या है? मैं बोली, अम्मा जी, यह सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ बताएं। मेरे सास ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तो जाने अनजाने अपने सास के ही नक्शे कदम पर चल रही थी, बल्कि मैं तो अपनी सांसें भी पूछ रही थी। मैंने तो खुद की अपनी बच्ची को ही अपनी नफरत का निशाना बनाया था। मेरी सास ने बताया कि उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। तीनों ही बच्चे बहुत ही खूबसूरत है। उनके घर में काम करने वाला एक नौकर था, जिसकी पत्नी बच्चे की पैदाइश पर मर गई थी और उसने अपनी छोटी सी बच्ची को अपने सीने से लगाकर पाला था। बच्ची बहुत ही काली और बदसूरत थी, लेकिन फिर भी मेरी सास का नौकर राजू अपनी बच्ची को अपनी जान से ज्यादा चाहता था। एक दिन राजू ज्यादा ही बीमार पड़ गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तब उसने अपनी 7 साल की मासूम बच्ची पाखी को मेरी सास के हवाले करते हुए कहा था कि मेरी एक बच्ची का आपके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बाद बस इस बच्ची का ख्याल रखना, भगवान आपको इसका फल जरूर देगा। और मेरे ससुर ने अपने नौकर की बच्ची पाखी को गले से लगा लिया था। राजू को विश्वास दिलाया था कि मैं पाखी को अपनी बच्ची की तरह पाल लूंगा, लेकिन मेरी सास को पाखी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वह बहुत ही काली और बदसूरत थी। जब मेरे सास के बच्चों के साथ पाखी खेलती तो अलग ही दिखाई देती थी। ज्यादातर लोग पाखी को मेरे सास की ही बच्चे समझते थे और मेरी सास को बहुत ही हैरान होकर पूछते, क्या ये भी आपकी बच्ची है? फिर तो सबको मजबूरन पाखी को अपनी ही बच्ची बताना पड़ता था, क्योंकि मेरे ससुर ने सख्ती से कह रखा था कि पाखी आज से हमारी ही बच्ची है। लेकिन मेरी सास किसी भी तरह पाखी को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और फिर उन्होंने एक दिन एक भिखारी की गोद में पाखी को डाल दिया। साथ ही ढेर सारे रुपए भी डाल दिए। कहाँ इसे अपने साथ ले जाओ और उसकी परवरिश करना, वापस इसे कभी मेरे घर मत लेकर आना। और जब मेरे ससुर को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ही सदमा लगा था।
उन्होंने मरते हुए राजू से वादा किया था कि वह इस बच्ची का ध्यान रखेंगे, लेकिन मेरे सास ने यह मान तोड़ दिया था। मेरे ससुर गुस्से से वह घर छोड़कर चले गए और आज तक लौटकर नहीं आए थे। मेरे सास ने अकेले ही अपने बच्चों की परवरिश की और उनकी शादियां, लेकिन मेरी सास को बाद में बहुत एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत गलत किया था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था। अब रोज रो रोकर अपने पति से माफी मांगती है और उनके लौटाने की दुआएं करती है, और आज जब मेरी सास ने ज्योति को देखा, इसलिए वो डांग रह गई थी। ज्योति की सास पाखी ही थी। पाखी के चेहरे पर लगा वह बदसूरत तक मेरी सास ने पहचान लिया था। मेरे सास ने जब ये कहानी सुनाई तो हम सब अपनी जगह हैरत से मुंह खोले अपने साथ क्या कहानी सुन रहे थे। नेहा के साथ आगे बढ़ी और वो मेरे साथ से बोली, माँ जी, आपने मुझे जिस भिखारी को दिया था उसने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी चमकाई कि आपके दिए हुए पैसों से उन लोगों ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वह बाद में बहुत ही ज्यादा बोला। मेरी शादी हुई और फिर मेरे 2 बच्चे हुए। बेटा तो बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन बेटी सांवले रंग की थी, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बेटी बहुत प्यारी थी। बच्चे चाहे काले हो या गोरे, अपने माँ बाप की जान होते हैं। मेरी बेटी से कॉलेज में पढ़ती थी, उसमें आपका पोता राहुल भी पढ़ता था और वो मेरी बेटी से मोहब्बत कर बैठा। उन दोनों की शादी को काफी समय हो चुका है और उनका एक बेटा। राहुल ने मुझे बताया कि उसकी एक बहन है और उसके रंग रूप की वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती है, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। मैंने राहुल से उसकी बहन की फोटो मांगी है। पूरे फैमिली का फोटो दिखाया था, जिसमें मैंने सब लोगों को देखा तो राजीव की दादी को पहचान लिया था। मैंने उसी समय फैसला किया कि मैं अपने बेटे से राजी की बहन की शादी करूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को अतीत फिर से दोहराया जाए और पता नहीं नेहा को पीछा छुड़ाने के ज्योति को अपनी आंखों का तारा बनाकर रखती हूँ। मेरा बेटा भी ज्योति से बहुत मोहब्बत करता है। मेरी सास तो ज्योति की सास के कदमों में गिर गई थी। कहने लगी, पाखी मुझे माफ कर दो, एक तुम ही हो जो मेरे पति को वापस बुला सकती हो। आज 42 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुझे माफ नहीं किया। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे सिर्फ एक बार कहने से ही वापस आ जाएंगे और फिर ज्योति की तरफ नहीं मिलता। आपको माफ कर दिया। उन्होंने उसी समय फोन करके मेरे ससुर ने कहा कि सबको माफ करते हैं और घर वापस आ जाए। मेरी पत्नी भी मेरे सास को माफ कर दिया था और उन्होंने आने का वादा किया था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हुआ था कि मैंने अपनी बच्ची का बचपन कितनी बुरी तरीके से नूर कर दिया, लेकिन अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। मैंने अपने पोते को सीने से लगा लिया। भले ही उसका रंग सांवला था, वह बदसूरत, लेकिन मेरा खून था, मेरा पोता था। मैं राजीव को और अपनी बहू को अपने घर ले आई। हमारी फैमिली में अब खुशियां ही खुशियां थी। ज्योति अपने परिवार में खुश थी और मेरा बेटा राजीव अपनी पत्नी के साथ कुछ था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, जिसे देखकर मेरा दिल गदगद हो जाता है। लेकिन आज भी जब उस पागल के बारे में याद करती हूँ जिसने मुझे चलाया था कि जाकर अपनी बेटी की हर खबर ले, तो आज भी मेरा दिल कांप जाता है। हो ना हो तो भगवान के द्वारा भी। क्या कोई दूध था जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास कराना था और मेरी तार को भी माफी का मौका देना था। तभी तो भगवान ने ये लीला रचाई थी और पागल के भेष में अपने टूथ मेरे दरवाजे पर भेजा था। मैं अपने भगवान का धन्यवाद करती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।